तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। 14 अगस्त सन 1945 को एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध का अंत हुआ और इसी के साथ जब इसके परिणाम सामने आए तो वो बहुत ही विभत्स थे। किसी घटना के उपरांत उत्पन्न परिस्थितियां ही परिणाम कहलाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अनेक परिणाम निकल कर सामने आए जो इस प्रकार है। एक बार इसको हम समरी के तौर पर लगातार देखते हैं तो इसमें आर्थिक व जनहानि पहला परिणाम सामने आया। 2 करोड़ 20 लाख लोग इसमें मारे गए, लगभग 3.5 करोड़ लोग घायल हुए। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया आदि देशों में पुरुषों की कमी आ गई। निजी संपत्ति को हानि हुई। भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई क्योंकि जापान में जो बम गिराए गए थे, परमाणु बम, उसका परिणाम आज तक सामने आ रहा है। वहाँ लूले लंगड़े आज भी पैदा हो रहे हैं, बिल्डिंगें काली पड़ गई। तत्कालीन परिस्थितियों में 7.5 मतलब दोनों जगह लाख लोग मारे गए। 7.5 लाख लोग हिरोशिमा में मारे गए थे, 7.5 लाख के लगभग नागासाकी में मारे गए थे। और आज भी उस युद्ध का परिणाम जापान में लूले लंगड़े उसी क्षेत्र में पैदा हो रहे हैं। इसलिए ये जनहानि, उर्वरा शक्ति, जनन शक्ति, प्रजनन शक्ति, इसमें कमी आ गई थी। और उसके बाद परमाणु हथियारों की होड़ पूरे विश्व में मच गई थी और उसको नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए। इसी के परिणाम स्वरूप आज तक वापस कोई परमाणु हमला नहीं हुआ। लेकिन जो बड़े बड़े देश है वो आज भी परमाणु हथियारों से लैस है, साधन संपन्न है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के अधिक आर्थिक जनक्षति हुई क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इतनी नहीं हुई जितनी द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। यह युद्ध अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हुआ था। इससे आर्थिक हानि का आकलन लगाना असंभव हो गया था क्योंकि इस युद्ध में शहर के शहर नष्ट हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों का तो नामो निशान मिट गया था। इतना भयंकर ये युद्ध का आर्थिक और जनहानि का परिणाम सामने आया था। द्वितीय जो परिणाम था वो था सामाजिक परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में पुरुषों की कमी के कारण महिलाओं और बच्चों को काम करना पड़ा, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। तथा विश्व भी आर्थिक दृष्टि से पूंजीवादी एवं साम्यवादी, यानी पूंजीवादी था अमेरिका, साम्यवादी था रूस के रूप में सामने आ गया। यानी जो विश्व था 2 भागों में बंट गया था। अब महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर उनको भी कार्य करना पड़ा। महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं का मोर्चा संभाला जिससे चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिली। जो तीसरा परिणाम था वो था साम्राज्यों का अंत। उपनिवेशवादी शक्तियों से उनके उपनिवेश स्वतंत्र हुए तथा उनमें प्रजातांत्रिक सरकारों का गठन हुआ। जैसे इंग्लैंड से भारत, मिस्र, सूडान, बर्मा, पाकिस्तान, मलाया, ये देश आज़ाद हो गए। ये द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम था कि जो इंग्लैंड था ना, उस पर दबाव पड़ा और भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। फ्रांस से जो उनके उपनिवेश थे, इंडो चीन, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया आदि भी आज़ाद हो गए। हॉलैंड से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि संयुक्त रूप से इंडोनेशिया के रूप में स्वतंत्र हो गए, अलग अलग देश बन गए। जो अगला परिणाम है वो है इटली में प्रजातंत्र की स्थापना। सर्वप्रथम समर्पण करने वाला देश इटली था। इटली में प्रजातंत्र व साम्यवाद 2 दल थे, परंतु मित्र राष्ट्रों की मदद से इटली में प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हुआ। अधिनायक शक्तियाँ समाप्त हो गई क्योंकि इटली में जो तानाशाह था ना, मुसोलिनी, उसको मार दिया गया था। फिर अगला परिणाम है जर्मनी का विभाजन। राष्ट्रवादी देशों का समर्थन पश्चिमी जर्मनी को मिला तथा साम्यवादी देशों का समर्थन पूर्वी जर्मनी को मिला। इस प्रकार जर्मनी का विभाजन कर उसके 2 भाग कर दिए क्योंकि जर्मनी में जो तानाशाह एडोल्फ हिटलर, वो भीड़ से गिर गया और एक अपने ही महल में अपनी पत्नी के साथ खुद को गोली मार दी थी और आत्महत्या कर ली थी। तो तानाशाहों का अंत ऐसे होता है। अगला परिणाम है
रूस का एक विश्व शक्ति के रूप में उदय। पहले जो प्रथम विश्व युद्ध में था अमेरिका और जापान था, तो द्वितीय में अमेरिका और रूस हो गया क्योंकि जापान का पतन हो गया था। तो यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के तहत रूस को सर्वाधिक लाभ हुआ। उसे पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया आदि के प्रदेश मिले। इसके अतिरिक्त रूस के समर्थन में रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी आदि में साम्यवादी सरकारों का गठन हुआ और रूस साम्यवादी देशों का नेता बन गया। इस युद्ध में उसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ क्योंकि रूस युद्ध में बाद में भाग लिया था। साथ ही मित्र राष्ट्रों को खाद्य सामग्री व युद्ध सामग्री देकर लाभ कमाया। उसके उद्योग धंधों को फलने फूलने का मौका मिल गया। साम्यवादी विचारधारा पर विश्वास किया जाने लगा। अगला जो परिणाम सामने आता है वो है अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उदय। अमेरिका में युद्ध के दौरान 50% औद्योगिक विकास, 36% कृषि उत्पादन बढ़ा। अतः युद्ध के दौरान मांग की पूर्ति अमेरिका ने ही की थी। अमेरिका ने पूंजीवादी देशों का नेतृत्व किया। इस प्रकार अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध की तहत ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व शक्ति के रूप में उभरा क्योंकि उसने उभरते हुए जापान देश को कुचल दिया था। औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता के पक्ष में रहा, जिसके दबाव के कारण इंग्लैंड व फ्रांस को अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करना पड़ा। अगला परिणाम है चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। चीन में राष्ट्रवादी पार्टी तथा साम्यवादी पार्टी दोनों विश्व युद्ध के दौरान एक हो गई, लेकिन युद्ध के बाद चीन में रूस की सहायता से साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई 1 अक्टूबर सन 1949 को। अगला परिणाम है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की असफलता के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर सन 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस युद्ध के भीषण तांडव को देखते हुए विचारशील राजनीतिज्ञों को मानव जाति की रक्षा के लिए, शांति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो आवश्यकता महसूस हुई उसका गठन कर दिया गया। इस प्रकार अक्टूबर सन 1943 को मास्को सम्मेलन में सामान्य सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का विचार स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार अप्रैल और जून इन महीनों में 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम रूप प्रदान किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन कर इसके जो संविधान थे वो लागू कर दिए गए। अगला जो परिणाम है वो है गुट निरपेक्षता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नए राष्ट्रों का उदय हुआ तो उनमें से अधिकांश ने अपने आप को शीत युद्ध से पृथक कर लिया, यानी अलग कर लिया। उनमें भारत ने ऐसे देशों का मार्गदर्शन किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में एक रेडियो प्रसारण में कहा था, जहाँ तक संभव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जिसके कारण ही पहले 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। इसलिए हमें गुट निरपेक्षता अपनानी चाहिए। तीसरे जो दुनिया के देश हैं जो अभी विकासशील है उनका एक संगठन बनाया जाए और वो दोनों देशों से अलग रहे। ये उनकी मुख्य विचारधारा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम सम्मेलन था वो बेलग्रेड में सन 1961 में आयोजित किया गया और 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। और वो देश न तो रूस के साथ थे न अमेरिका के साथ थे। शीत युद्ध का आरंभ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 विचारधाराओं के खेमों में बंट गया था। एक साम्यवादी देश रूस और दूसरा पूंजीवादी देश अमेरिका। इन दोनों के मध्य छद्म यानी छुपा हुआ युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसको कागजी युद्ध कहते हैं, कागजी गोलों का युद्ध कहते हैं। केवल कागज पत्र और धमकी भरे जो हथकड़े थे वो अपनाए गए। इसमें पत्र पत्रिकाओं, गुप्त सूचनाओं व आपस में खेमों को मजबूत करने में लग गए। इन दोनों देशों के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध न होते हुए भी आरोप प्रत्यारोप, परस्पर राजनीतिक विरोधी प्रचार के माध्यम से आपस के रिश्तों में तल्ख लादी थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया। यानी अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयासरत थे। शस्त्र बनाने की होड़ प्रारंभ हो गई। आपस में विश्व के देशों व देशों के समूह में सेंध लगाने लग गए। आपस में सैनिक संधियाँ की जाने लगी। ऐसा लगने लगा कि कभी भी दोनों देश आपस में भिड़ जाएंगे, लेकिन वे केवल आज तक कागजी गोलों का युद्ध साबित हुआ।
अगला परिणाम है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत एवं नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में औपनिवेशिक राज्यों के अंदर स्वतंत्रता की भावना पैदा हो गई। वे आंदोलनों के जरिए यूरोपीय देशों के चंगुल से मुक्त होना चाहते थे। आपको मैं बता दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उससे पहले कई देश इन बड़े बड़े देशों के गुलाम थे, जिन्होंने आज़ादी की सांस इन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ली। युद्ध उपरांत यूरोपीय देशों की शक्ति भी क्षीण हो गई और इसमें इतनी क्षमता नहीं बची कि वे अपने उपनिवेशों की व्यवस्था को संभाल सके। आर्थिक रूप से वे टूट चुके थे। इनके अलावा अमेरिका भी नहीं चाहता था कि कोई भी देश गुलाम बना रहे। इनके लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन भी किया, जिससे भारत, श्रीलंका, मलाया, बर्मा, मिस्र आदि देश ब्रिटेन के आधिपत्य से मुक्त हो गए। फ्रांस के आधिपत्य के देश भी स्वतंत्र कर दिए गए। हॉलैंड के उपनिवेश जावा, सुमात्रा, बोर्निया आदि ने हिंद देशिया नामक नए राज्य की स्थापना की। हॉलैंड से स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश धीरे धीरे यूरोपीय देशों से स्वतंत्र हो गए। विद्वान टाइनबी ने इनके संदर्भ में खूब कहा, एशिया के पुनरुत्थान की यह घटना अणुबम से भी अधिक विस्फोटक थी। अगला परिणाम है और आखिरी परिणाम है मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व की महत्ता में बढ़ोतरी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मध्य एशियाई देशों की आज़ादी के बाद इनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थान निरंतर बढ़ता चला गया। व्यापारिक रूप से अपने आप को मजबूत करने वाले अपने आप को साबित कर दिया। मध्य पूर्व में तेल के भंडारों की बहुलता के कारण यह विश्व का एक महान संकट स्थल भी बन गया। भारत की स्वतंत्रता एवं चीन में साम्यवादी सरकार के नेतृत्व में विकास ने सुदूर पूर्व क्षेत्र को विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। अब इसके जो परिणामों के निष्कर्ष है वो इस प्रकार है, यानी इनके सारांश है कि क्या क्या हुआ था। कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध अब तक के युद्धों में सबसे बड़ा विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। इससे विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रहा। सभी देश किसी न किसी रूप में इसमें भाग लिए। इसके बाद यह सही हुआ कि एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के देश स्वतंत्र हो गए। विश्व की राजनीति में ब्रिटेन के स्थान पर अमेरिका आ गया। वह एक महाशक्ति के रूप में उदित हो चुका था। इस युद्ध ने विश्व को शीत युद्ध में झोंक दिया था, परंतु स्थायी शांति के लिए किए गए प्रयासों का यह नतीजा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, जिससे आज तक विश्व में शांति बनाए हुए है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ कहते हैं उसको, उसका अध्ययन हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुत ही महाविनाशकारी युद्ध था और इसमें जो दिन लगे थे वो लगे थे 2174 दिन, यानी 1 सितंबर सन 1939 को ये युद्ध प्रारंभ हुआ और 14 अगस्त 1945 को ये युद्ध समाप्त हुआ। और ये इतने दिनों तक युद्ध चला और इसमें $मिलियन, करोड़ों की जनसंख्या समाप्त हो गई और जो विश्व था वो डावाडोल स्थिति में आ गया था और इसमें कोई समझौते की गुंजाइश नहीं थी और यह युद्ध एक द्वेष भावना से युक्त युद्ध था। और इसका जो आप अध्ययन करेंगे तो इसमें बहुत ही शानदार लेख लिखने को मिल सकता है। और इसमें जो ताकतवर देश थे जैसे जापान उस समय युद्ध से पूर्व, जर्मनी थे, इटली थे, उनको सबक सिखा दिया गया, उनकी तानाशाही का अंत कर दिया गया। और जो प्रजातांत्रिक देश एक उभर कर आज जो विश्व है वो एक ध्रुवीय है। कई बार एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो आज का विश्व है वो कितने ध्रुवीय है, एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है या बहुध्रुवीय है। तो एक ध्रुवीय देश मतलब एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन कर दिया गया था सन 1990-91 में थे। जो रूस था उसका विघटन कर दिया गया था। इसका नाम पहले सोवियत संघ था
इसका विघटन करने के बाद विश्व एक ध्रुवीय था, इससे पूर्व ये विश्व द्विध्रुवीय था। तो इस प्रकार 2174 दिन जो ये विश्व युद्ध चला द्वितीय, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ।